नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर अखिलेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन के बारे में। ये इन्फ्लुएंज़ा बीमारी क्या होती है, कैसे फैलती है, इसके बचाव के लिए क्या वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हैं एवं इन वैक्सीन के क्या परिणाम एवं दुष्प्रभाव होते हैं। इन समस्त विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंज़ा क्या होती है। इन्फ्लुएंज़ा बीमारी, जिसको आम बोलचाल की भाषा में फ्लू भी कहते हैं, यह इन्फ्लुएंज़ा वायरस के द्वारा होती है। मुख्य रूप से इसके लक्षण होते हैं सर्दी, खांसी, गले में खराश, बुखार आना, हाथ पैर में दर्द या मसल में दर्द होना। यह समस्त लक्षण इन्फ्लुएंज़ा के होते हैं। इन्फ्लुएंज़ा होता कैसे है। देखिए, इन्फ्लुएंज़ा एक इंसान से दूसरे इंसान को मूलतः ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, जब हमें सर्दी होती है या खांसी होती है, तब हम जब खांसते हैं या सांस लेते हैं तो छोटे छोटे कणों के रूप में ये वायरस हवा में फैलते हैं। और यदि कोई इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो कुछ समय तक उसके आसपास की हवा में ये ड्रॉपलेट्स रहते हैं और आसपास वो जो चीज़ें प्रयोग कर रहा रहता है उस पर भी ये ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति इनके संपर्क में आता है तो इन ड्रॉपलेट के माध्यम से वह इन्फ्लुएंज़ा वायरस से पीड़ित हो जाता है। अब जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस है वो एक आरएनए वायरस होता है। इन्फ्लुएंज़ा वायरस 3 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से इन्फ्लुएंज़ा ए, बी एवं सी। जो कि इन्फ्लुएंज़ा ए वायरस होता है, यह अपने जो इसके सतह पे एंटीजन रहते हैं जिनको पहचान कर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं और जो इस वायरस को रोकती हैं, इन एंटीजन्स में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन करता है, जिस कारण से यह बीमारी और यह जो वायरस है बहुत ही तेज़ी से अपने आप में परिवर्तन कर लेता है और हर साल यह नया जो स्ट्रेन रहता है या जो इसका नया परिवर्तित रूप है वो इंसानों में बीमारी फैलाता रहता है। इसी प्रकार से इन्फ्लुएंज़ा बी वायरस भी ऐसे परिवर्तन करता है, परंतु जो इन्फ्लुएंज़ा ए वायरस होता है वह कई बार अपने आरएनए में अत्यधिक परिवर्तन कर लेता है, जिसको कि एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं। और इस परिवर्तन के बाद जब ये वायरस आम इंसान में फैलता है तो उनमें इससे लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहती है और यह महामारी का रूप ले सकता है और मरीज अत्यधिक बीमार कर सकता है। अब क्या इन्फ्लुएंज़ा एक मौसमी बीमारी है। जी हाँ, जो इन्फ्लुएंज़ा रहती है यह मौसम परिवर्तन पे अत्यधिक तेज़ी से फैलती है। भारत में यूं तो इसके मरीज पूरे साल मिलते हैं, परंतु कुछ खास मौसम में जैसे कि बरसात के मौसम में अगस्त से लेके सितंबर तक और ठंड में जनवरी से लेके मार्च तक इसके मरीज अत्यधिक तेज़ी से बढ़ते हैं। क्यों इसका जो कारण है वो या तो मौसम में परिवर्तन है जो कि अनुकूल रहता है उसके लिए, और वायरस में जो इसमें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होती है, जो परिवर्तन होता है, उस कारण से यह तेज़ी से फैलता है। अब क्या यह इन्फ्लुएंज़ा एक घातक बीमारी है। आमतौर पर अधिकतम लोगों में इन्फ्लुएंज़ा एक सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश और बदन दर्द के साथ ही ठीक हो जाता है, परंतु कुछ प्रतिशत में और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, किसी इंसान को जिसको पहले से कोई बीमारी है, और बुज़ुर्गों में यह अत्यधिक घातक होता है और ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं उनको भी संक्रमित कर सकता है, जिसके कारण
इनको भर्ती करने की आवश्यकता पड़ सकती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है और कुछ मामलों में वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। और जब अत्यधिक गंभीर स्थिति हो जाती है तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो इन्फ्लुएंज़ा एक घातक बीमारी भी बन सकती है। आमतौर पर यह माइल्ड रहती है, परंतु कुछ प्रतिशत में यह अत्यधिक घातक सिद्ध हो सकती है, खास तौर पर यदि आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। अब क्या इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन है? जी हाँ, इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन उपलब्ध है और WHO द्वारा अप्रूव्ड भी है। अब जो ये इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन होती है, यह आमतौर पर 3 से 4 वायरस जो रहते हैं, जो उस समय सर्कुलेशन में है या संक्रमण फैला रहे होते हैं, उनको देख के बनाई जाती है। इन्फ्लुएंज़ा के वायरस के कारण आखिरी वैश्विक महामारी 2009 में हुई थी। इसको भारत में स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। और 2009 की जो पेंडेमिक हुई थी वो H1N1 इन्फ्लुएंज़ा ए के H1N1 वेरिएंट के द्वारा फैली थी। तो अभी जितनी भी वैक्सीनें बाज़ार में उपलब्ध हैं, उन सब में ये पेंडेमिक वाला वायरस रहता है। इसके अतिरिक्त इन्फ्लुएंज़ा ए की एक और स्ट्रेन रहती है जो कि आमतौर पर उस समय प्रचलन में हो, एवं एक इन्फ्लुएंज़ा बी का स्ट्रेन वैक्सीन में उपलब्ध होती है, अगर ये ट्राईवेलेंट वैक्सीन है। आजकल क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन भी उपलब्ध हैं, जिनमें इन्फ्लुएंज़ा बी की 2 स्ट्रेन और इन्फ्लुएंज़ा ए की 2 स्ट्रेन्स पाई जाती हैं। ये जो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन रहती हैं, ये मुख्य तौर पर अब इनएक्टिवेटेड वायरस की वैक्सीन रहती हैं, जिनको कि हमें इंजेक्शन द्वारा मसल में लगाना रहता है। कुछ नेज़ल वैक्सीन्स भी इसकी बन गई हैं, परंतु भारत में अभी ये उपलब्ध नहीं है, वर्तमान समय में प्रचलित भी नहीं है उतनी। और जो इसमें वायरस प्रयोग किया जाता है वो या तो स्प्लिट वेरियोन, जो कि कमज़ोर किया गया वायरस रहता है, वो होता है, या जो हम H और N एंटीजन की बात कर रहे थे इन्फ्लुएंज़ा वायरस के, उनको लेकर बनाई जाती हैं। इन्फ्लुएंज़ा की जो वैक्सीन रहती हैं, ये मुख्य तौर पर इंट्रामस्कुलर दी जाती हैं। अब बात करते हैं कि ये वैक्सीन किन लोगों को लेनी चाहिए। वैसे तो अमेरिका में 6 माह से ऊपर के सभी लोगों को ये वैक्सीन यूनिवर्सली दी जाती है। मतलब जब आप 6 माह के रहते हैं तभी आपका वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया जाता है। परंतु भारत में अभी ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आती है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं आती है, इसलिए इसको आमतौर पर हाई रिस्क इंडिविजुअल, जो कि अधिक रिस्क में लोग रहते हैं, उनके लिए रिकमेंड की जाती है, एवं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रिकमेंड की जाती है। तो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन किन्हें लेनी चाहिए? 6 माह से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को तो ये ज़रूर दी जानी चाहिए। यदि किसी का वैक्सीनेशन इस 6 माह से 5 वर्ष के बीच में नहीं हुआ है, तो आप जीवन भर भी उसको ये वैक्सीन लगा सकते हैं। इसके बाद जो लोग पहले से किन्हीं बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, अस्थमा की बीमारी है, किडनी की कोई समस्या है, लिवर की समस्या है, दिल की कोई गंभीर समस्या है इत्यादि, कैंसर की बीमारी है, ऐसे मरीजों को, क्योंकि वायरस अत्यधिक गंभीर रूप से बीमार कर सकता है, उन लोगों को भी ये इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लेनी चाहिए। इसके अलावा जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, उनके लिए भी ये वैक्सीन लेनी चाहिए। और गर्भवती महिलाओं में इन्फ्लुएंज़ा से उन्हें काफ़ी रिस्क रहती है, और महिलाओं के साथ साथ, गर्भवती महिलाओं के साथ साथ उनके भ्रूण में या उनके गर्भ में पल रहे शिशु को भी काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं अगर इनका इन्फ्लुएंज़ा हो जाए। तो जो इनएक्टिवेटेड
वैक्सीन है वो गर्भवती महिलाओं को भी लगाई जा सकती है। अब अगला सवाल ये है कि ये वैक्सीन किस समय दी जानी चाहिए। यदि आपके बच्चे की उम्र 6 माह है तो आपको इस छठवें माह पे वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। इसके बाद अगर किसी बच्चे की उम्र 6 माह से लेकर 9 वर्ष तक है तो उसको वैक्सीन के 2 डोज लेने रहते हैं, जो और 2 डोज़ों के बीच में 1 माह का अंतर होना चाहिए। तो यदि अगर आप बच्चे को 6 महीने पे वैक्सीन लगवा रहे हैं तो अगला डोज उसको 7 महीने पूरे होने पे लगना है, और यदि उम्र 9 वर्ष से कम है तो भी 2 डोज 1 महीने के अंतर में लगाने रहते हैं। इसके बाद 9 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को केवल 1 डोज लगाना रहता है, और इसके बाद जो हाई रिस्क लोग हैं उनको हर वर्ष ये वैक्सीन साल में 1 बार लगानी होगी। ये इंट्रामस्कुलरली दी जाती है और प्रीफिल्ड सिरिंज के रूप में उपलब्ध रहती हैं। अब क्योंकि अब इस वैक्सीन की सुरक्षा कब तक रहती है, क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा वायरस बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता है और हर सीज़न में चेंज होता रहता है, तो जो वैक्सीन से सुरक्षा रहती है वो लगभग 1 साल तक आपको सुरक्षा देती है। परंतु यदि किसी व्यक्ति का पूर्ण वैक्सीनेशन यानी कि 9 वर्ष से छोटे बालकों का या बच्चों को अगर 2 डोज लगी हैं और 9 वर्ष से ऊपर 1 डोज लगी है, तो भी ये पाया गया है कि इनके शरीर में लगभग 50% एंटीबॉडीज़ लंबे समय तक रहती हैं, जो कि गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। तो क्योंकि यह वायरस बहुत तेज़ी से बदलता है, इसलिए वैक्सीन हमें बार बार देने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु गंभीर बीमारी के खिलाफ ये वैक्सीन लंबे समय तक भी सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अब क्या इस वैक्सीन के कोई दुष्प्रभाव होते हैं? यह काफ़ी सेफ वैक्सीन्स में आती है और इसके केवल जो इंजेक्शन जहाँ पे लगा है वहाँ पे दर्द हो सकता है, वहाँ पे लाल हो सकता है, उस हाथ में थोड़ी सूजन रह सकती है, हल्का बुखार आ सकता है और शरीर में दर्द रह सकता है, जो कि इसके माइल्ड साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, हल्के साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। इसके अतिरिक्त गंभीर जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ही रेयर होता है, जिसे हम गुलियन बारे सिंड्रोम कहते हैं, जो कि एक तरीके का पैरालिसिस आप समझ सकते हैं, उस टाइप की बीमारी होती है, परंतु ये बहुत ही कम है और कई लाख लोगों को वैक्सीन लगने पे किसी एक आदमी ही देखने को मिलता है। तो ये वैक्सीन के दुष्प्रभाव तो हैं, परंतु यह काफ़ी सेफ है। अब क्या किसी व्यक्ति में जो इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन है उसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या किसी को नहीं देना है, तो यदि किसी को अंडे से अगर एलर्जी हुई है या सीवियर एलर्जी है तो उसको नहीं देना है, क्योंकि इस वैक्सीन को बनाने में अंडे का प्रयोग होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को नहीं देनी है। जिनको पहले गुलियन बरे सिंड्रोम की बीमारी हो चुकी है, जीबीएस, उनको नहीं देनी है। बाकी ये किसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है। अब आज के समय में एक बहुत ही बड़ा चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि कोविड-19 बढ़ रही है और कई लोग ये दावा कहते हैं कि फ्लू वैक्सीन लगाएं तो आपको इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोविड-19 में सहायता मिलेगी, तो ये एक भ्रामक प्रचार है। इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन कोविड-19 को ना तो रोकती है ना उसके अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी देती है, क्योंकि कोविड-19 और इन्फ्लुएंज़ा के जो लक्षण हैं वो एक जैसे होते हैं। तो ये होता है कि इन्फ्लुएंज़ा आपको फ्लू होने से रोक देगी, फ्लू होना कम कर देगी या उसके लक्षण नहीं आएंगे, तो सर्दी खांसी बुखार होने की संभावना कम होगी। परंतु यह वैक्सीन कोरोना को नहीं रोक रही है और कोरोना में किसी हिस्सा भी प्रकार से ये इसके ना तो इलाज में शामिल है ना उसकी रोकथाम में शामिल है। कोरोना के लिए अन्य वैक्सीनें अब
बन चुकी हैं और उपलब्ध हैं। तो जो कोरोना की वैक्सीन है वो आप लगवाइए, और जिस उम्र में रिकमेंडेड है उस उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवानी है, जो कि अभी मुफ्त उपलब्ध है। अब क्या आप कोरोना की वैक्सीन और फ्लू की वैक्सीन एक साथ ले सकते हैं? तो हाँ, आप उसी दिन साथ में ये दोनों वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इसमें कोई भी आपको मनाही नहीं है, परंतु एक वैक्सीन दूसरी वैक्सीन से होने वाली बीमारी को नहीं रोकेगी। तो ये एक और मुख्य चीज़ है जो कि हम इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन के बारे में बता रहे हैं। इसी प्रकार से आज हमारा जो इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन है इसके बारे में जानकारी ख़त्म होती है। धन्यवाद।